हेलो क्लास नाइन्थ। बेटे आज मैं आपको आपका गद्यांश का पहला चैप्टर जो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है दो बैलों की कथा, इसको आपको विस्तार से बताऊंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हो, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष हमारा पेपर नहीं हो रहा है, बल्कि उससे अलग पेपर हो रहा है। सारे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टर्म के हैं वे सारे क्वेश्चन आपके वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक आपको चूज़ करना होगा, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, चाहे गद्यांश हो या काव्यांश हो या आपका लिटरेचर पोर्शन हो। तो इसमें भी मैं आपको अब पढ़ाते समय अभी आपको बताते जाऊंगी कि इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन कौन से बनते हैं आपके, यानी वैकल्पिक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप लोग बुक में ध्यान दीजिएगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझाता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी है तो दो बैलों पर आधारित, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी की लड़ाई को प्रदर्शित करती है, क्योंकि जिस समय प्रेमचंद ने लिखा उसमें भारतीय आज़ादी के लिए जूझ रहे थे। तो उन बैलों के माध्यम से भारतीयों को एक करने का प्रयास प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी द्वारा किया। अब आप लोग देखिए, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ बना कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, निरापद सहिष्णुता क्या है? निरापद सहिष्णुता मीन्स ऐसी सहनशीलता जिसमें कि किसी तरह की कोई आपत्ति न हो। ठीक, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास सहने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन कभी उसे क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी कभी क्रोध करते न सुना। चाहे गरीब को जितना मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। वैसाख में एक आध बार गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से रहता है। अब देखिए, स्थायी विषाद का मतलब क्या है? यानी कि ऐसा असंतोष जो कि उसके चेहरे पर हमेशा हो। स्थायी विषाद का मतलब है गधा कभी खुश होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक, हमेशा उसके चेहरे पर एक असंतोष का भाव बना रहता है, ये मतलब है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देगा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी अब उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए। पराकाष्ठा, कभी कभी शब्दों का अर्थ भी आपके लिए आ जाता है। ठीक है, MCQ वैकल्पिक क्वेश्चन में पराकाष्ठा मीन्स होता है सीमा को पार कर देना, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर पहले कभी नहीं देखा गया। सद्गुणों का अनादर मीन्स गधे में सारे गुण हैं, लेकिन उसका अनादर कैसे हो रहा है कि उसे बाहर ढोया जाता है, उसे इतना सामान लाद दिया जाता है जो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर होता है। कभी कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही। उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ प्रेमचंद ने यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। क्यों अमेरिका में उन्हें कुछ नहीं दिया था? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है जीवन के आदर्श इन्हें नीचा करते, वे जीवन के आदर्श नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाती। जापान की मिसाइल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते और बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसे नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, कभी रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब देखिए, धीरे धीरे लेखक जो है वो अपने सब्जेक्ट में आ रहा है, अपने विषय में आ रहा है। ठीक है, झूरी काछी के 2 बैलों के नाम हीरा और मोती दोनों पछाई जाति के थे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है आपका कि हीरा मोती कौन सी जाति के बैल थे? आपको पता है, लिखा है उसमें पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिन साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख
भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। देखो क्या गुप्त शक्ति बताई लेखक ने कि जिसमें की श्रेष्ठता जीवों में, जो मनुष्य है, मनुष्य के पास सबसे श्रेष्ठ है प्राणियों में, उसके बातें वह वंचित है, वह उससे अलग है, हटा हुआ है, उसमें भी इतना प्रेम नहीं है जितना कि जानवरों में होता है। ठीक, एक दूसरे को चाट कर सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों भी सींग मिला लिया करते विग्रह के नाते। विग्रह के नाते से मतलब है यानी कि थोड़ा खेल के लिए, थोड़ा मनोरंजन के लिए, विनोद के लिए, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होने के बाद धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा मीन्स थोड़ा विनोद के लिए लड़ाई, हल्की सी लड़ाई जिसे कहते हैं। इसके बाद दोस्ती कुछ फुसफुसी हल्की सी, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटा लेते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद भी दोनों एक साथ उठते, नाद में मुंह डालते और एक साथ बैठते। मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, एक बार गोई को ससुराल भेज दिया गया। गोई किसके लिए कहा गया? यानी दोनों बैलों के लिए, दोनों बैलों की जोड़ी को कहा गया। हाँ, गोई आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बन सकता है कि गोई क्या, किसे कहा गया? बैलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया, ये क्वेश्चन और बन सकता है आपका। दांतों पसीना आ गया मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक मेहनत करना, परिश्रम करना। ठीक, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर ले जाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रही हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो भी कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। नाद मीस क्या होता है बेटे? नाद मीस होता है भोजन रखने का स्थान पशुओं के। ठीक, जो पालतू पशु होते हैं उनके भोजन रखने का स्थान नाद कहलाता है। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों के जैसे लगते। बेगाने मीन्स पराए। हाँ, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह ली, एक दूसरे से को कनखियों से देखा और लेटे। जब गांव में सोता पड़ गया का मतलब जब गांव के लोग सब सो गए तो दोनों ने जोर से मारकर पगहे तुड़ा लाले और घर की तरफ चले। पगहे मीन्स होता है जो उनके बांधने वाली रस्सी होती है, उससे मतलब है। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय स्नेह का क्या मतलब है? इसका मतलब है विद्रोहमय स्नेह मीन्स जिसमें कि विरोध भी है और प्यार भी है। विरोध युक्त प्यार को विद्रोहमय स्नेह कहा गया। चूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल समाज ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब देखिए अभिनंदन पत्र उनको देना, क्योंकि जानवर है वो कुछ नहीं समझ सकता, तो उनको अभिनंदन मीन्स स्वागत। उनको स्वागत कैसे किया गया? किसी ने उनको घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया उनका प्रिय खाने का, किसी ने चोकर दिया, किसी ने भूसी दी कि ये अपने घर से कितना प्रेम करते हैं और वहाँ से भागकर आ गए। इसलिए एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। प्रतिवाद मीन्स
उसका विरोध। झूरी ने स्त्री के बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम में क्या भाग खड़े हुए। क्योंकि झूरी के भाई के यहाँ गए थे, झूरी की पत्नी के भाई के यहाँ गए थे, इसलिए झूरी की पत्नी को गुस्सा आ गया। ठीक, झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। आक्षेप मीन्स उन पर जो आरोप लगा रही थी उनकी पत्नी, तो ये उसे अच्छा नहीं लगा। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा इसलिए, तो क्या करती। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर को कड़ी ताकीद क्या मतलब है कि जो काम करने वाला था मजदूर वहाँ, उसको कड़ी ताकीद में उसे कड़ी चेतावनी दे दी गई कि उन्हें खाली भूसा के अलावा कुछ भी न दिया जाए, ऐसा झूरी की पत्नी ने कह दिया। मतलब ठीक इसका ये मतलब है। बैलों को नाद में मुँह डाला, बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार खानी पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत सम्मान की व्यथा मीन्स जो सम्मान नष्ट हो गया है उसका दुख, यानी कि वो सम्मान चाहते थे। इसके यहाँ पर बहुत बड़ा सीख दे रखी कि एक जानवर भी सम्मान चाहता है अपने मालिक से, कि उसे सम्मान दिया जाए, उसे प्यार किया जाए, उसे सलाहा जाए। ठीक है, हर जानवर की ये इच्छा होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब उन्हें मार पड़ी और उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया गया, और तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनको लगा कि हमारे सम्मान का नष्ट हो गया, और उसका उन्हें दुख हुआ। व्यथा मीन्स दुख का मतलब। नाक की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। मारते मारते थक गया, पर वह दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा के नाक में खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मूक भाषा मीन्स यानी कि उनके पास जबान तो थी नहीं, तो इशारों से जो बात करते हैं उसे मूक भाषा मीन्स मौन रह के जो भाषा में उससे कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मीन्स उचित है। हाँ, इसका मतलब हुआ कि इस समय मसलहत, गया ने कहा अभी मारूंगा तो कहीं ये बैल मुझे न मार दें, तो इसलिए अभी भलाई इसी में है। मसलहत मीन्स भलाई इसी में है कि इस चीज़ को टाल देना चाहिए, अभी इनको मारना नहीं चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया।
वहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसीलिए बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखो, इसमें उस बच्ची को भी उन बैलों के प्रति जब स्नेह आया तो उसने रोटियां दी तो उनको प्यार मिल गया बैलों को। देखो, बैल जो होता है, जो प्राणी मात्र है, वह भी प्रेम का, स्नेह का भूखा होता है। जब उसने रोटी दी तो उसके प्रेम पूर्ण उन रोटियों से उनका हृदय तृप्त हो गया। वो जो चाहते थे मानो वो मिल गया। एक रोटी से तो उन बैलों का पेट क्या भरता, लेकिन उनकी आत्मा जो होती है वो तृप्त हो गई और इस तरह की आत्मीयता हो गई। मीन्स आत्मीयता मीन्स अपनापन, यानी उसने उन्हें उन बैलों के साथ वो अपनापन दिखाया जिससे बैल प्रसन्न हो गए। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इसका मतलब है कि रोज़ वो लड़की देती और उस प्रेम का प्रसाद से मतलब है जो प्रेम के साथ, जो स्नेह के साथ वो रोटी देती, उसकी बरकत में उसका इतना प्रभाव था उस रोटी का कि वो ज़्यादा भूसा नहीं खाते थे, लेकिन उस प्रेम के कारण क्या हुए, वो कमज़ोर नहीं हुए। मगर दोनों की आंखों में विद्रोह, रोम रोम मीन्स उसकी हर एक अंग, जो रोम है शरीर के रोम छिद्र हैं, उनमें सब में विद्रोह मैंने पूरी तरह से ठूस ठूस कर भरा हुआ था दोनों बैलों के अंदर। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालिक को न फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। तो मालकिन को न फेंक दूँ तो वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां लेकर खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते। सहसा घर का दरवाज़ा खुला तो वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। नाक में जो एक रस्सी टाइप डाली जाती है उसे नाकों में नथ डालना कहा, तो उससे उन जानवरों को बहुत दर्द होता है। तो वो कोई भी काम जैसे भागने का है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जो होता है उनकी जो अंदर स्किन होती है उसको छेद करके आर पार लगाया जाता है, उससे एक रस्सी डाल दी जाती है, तो वो उन्हें बहुत दर्द करती है जानवरों को। तो ये बात उनके घर में हो रही थी, ये उसने उन बैलों को बता दिया। उसने गराव खोल दी, गराव मीन्स जो उनकी गले में रस्सी हुई। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, जिससे परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा मीन्स बहुत तेज। वहीं उसे मार गिराना था, उसे मार गिराती तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। आहट मीन्स जानकारी ले लेते, कोई आता तो नहीं। किसी खेत में चले गए वो मटर खाने के लिए। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए एक दूसरे को उठेने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। संभल कर उठा तो मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता हुआ चला आता। डौंकता मीन्स उसकी आवाज़, जो बड़े बैल होते हैं उनकी आवाज़ को कहा डौंकना। हाँ, सांड ही है।
वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगल में झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, जिससे उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही। बात कर रहे हैं, हाँ दोनों बैल बात कर रहे हैं आपस में। इस तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। मतलब उसके लिए कह रहे हैं, सांड के लिए, कि अगर हम उसे कहेंगे मत मारो, हमें मत मारो, आरजू विनती नहीं कहेंगे तो वो नहीं भला, क्योंकि वो घमंड से बोला है, वो हमें मारने के लिए आ रहा है, तो क्या हम भाग जाएं? ये कहा उन्होंने। भागना कायरता है तो फिर यहाँ यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। उसने कहा कि मैं तो भागता हूँ, तुम यही रहो, और जो दौड़ाए तो फिर क्या, कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो मीस। अब उन्होंने एकता के साथ उससे लड़ने की सोची। ठीक, दोनों बैलों ने, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, और जान जोखिम में है, दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा ने झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगीदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध से आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्रों ने एक दूसरे दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि उस सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है बच्चा को मार ही डालूं। ठीक, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। देखो, सब धर्म की बातें हो रही हैं, हर जगह धर्म की बातें कर रहे हैं दोनों बैल। हमारी भारतीय परंपरा है कि अन्याय न करना, अत्याचार न करना, और बैल भी कह रहे हैं कि गिरे हुए बैरी को सींग न चलाना चाहिए, यानी कि दुश्मन भी है, अगर वो गिर गया है तो उसे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि उठे नहीं। दोनों बैल, ध्यान रहे बच्चे, दोनों बैल एक आज़ादी के समय का, मोती जो है गरम दल का है और हीरा जो है नरम दल का है। गरम दल में हमारे देश के कौन कौन थे, आपका क्वेश्चन बन सकता है। गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक, और उसके साथ जो भगत सिंह, ये गरम दल के नेता थे। ये कहते थे अंग्रेज एक थप्पड़ मार रहे हैं तो दो मारो। और नरम दल के नेता कौन थे? महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ठीक, आज वल्लभ भाई पटेल। ये नरम दल थे, कहते कि नहीं, एक गाल में मारते तो दूसरा गाल भी दे दो। तो इसी के नरम दल के नेता का दिखा रखा है परिदृश्य हीरा का, और गरम दल के नेता का परिदृश्य दिखा रखा, उसका पात्र दिखा रखा है मोती। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा लें तो सोचें। मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा को तो मेड़ पर था, निकल गया। मेड़ मीन्स क्या होता है बेटे? जो बीच में ज़मीन का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है खेत के बीच में, उसे कहते हैं मेड़। तो वो तो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर मीन्स उसके पैर जो होते हैं बैलों के, उन्हें खुर कहा जाता है। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौस में बंद कर दिए। काजी हौस क्या होता है? काजी हौस, जहाँ जो आवारा जानवर होते हैं उन्हें बंद करके जो नुकसान पहुँचाते हैं खेतों में जाकर या घरों में जाकर, उनको बंद कर दिया जाता है, उसे काजी हौस कहते हैं। हाँ, दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। साबिका मीन्स ऐसा सामना करना पड़ा। ठीक है, समझ में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया अच्छा था। कई भैंसें थी, बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी ने चारा न था, किसी के सामने चारा न था। सब जमीन में मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते, कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। इससे क्या तृप्ति होती? तृप्ति मीन्स क्या? पेट भरता। जब कुछ मिला ही नहीं सुबह से शाम, क्योंकि वहाँ कौन लाएगा उनके लिए खाना, वो तो
जैसे चोर डाकू को जेल में बंद कर दिया था, वैसे वो उनको भी बंद कर दिया जाता है। तो उनके लिए कोई चारा कौन काटेगा, कौन लाएगा? तो उन्होंने, अब भूख लग रही थी तो उन्होंने क्या किया, दीवार की जो मिट्टी थी उसे चाटनी शुरू कर दी। ठीक, अब मिट्टी से उनका पेट थोड़ी भर जाता। बल रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। विद्रोह की ज्वाला में उसके विरोध करने का, यानी संघर्ष करने के लिए वो तत्पर हो गया। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। मोती से लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम है मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, हमारे यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुद्धि पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बारी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग से दीवार और में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। चिप्पड़ मीन्स एक छोटा सा भाग, उसे कहते हैं चिप्पड़। और फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी में आ निकला। हीरा का उजड्डपन देकर उसे कई डंडे रस्सी मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने बड़े बड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना भी किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन से यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। देह में जान नहीं मीन्स शरीर में, यानी कि खाने के कारण सबके सब मरने को तैयार हो रहे हैं, कहने का मतलब। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जो जानवर थे चेत उठे मीन्स सचेत हो गए, क्योंकि बेचारे तो वहाँ भूख से मर रहे थे। दोनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़ी थे। गधे मीन्स जो दोनों हीरा और मोती थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? न, 2 गधे, हीरा मोती तो बैल थे, 2 गधे जो उनके अलावा थे वो वहीं पर खड़े रहे गधे, क्योंकि शुरू में ही लेखक ने कह दिया था कि गधा जो होता है वो सीधा स्वभाव का होता है, सीधी प्रकृति का होता है। ठीक, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। अब क्योंकि मैंने कहा नहीं कि शुरू में ही लेखक ने कहा कि जो गधे होते हैं वो सीधे स्वभाव के होते हैं, उनमें कोई विद्रोह करने की बिल्कुल भी कोई इच्छा ही नहीं होती है। इसीलिए उन्हें कहा गया ऋषि मुनियों के जैसे गुण कहा उनको। ऋषि मुनि जो है ऐसे गुण ऋषि मुनि में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई इस समाज में इज्जत नहीं होती है, इनकी जो सीधा होता है। तो इस दृष्टि से लेखक कहना चाहता है कि गधे ज़्यादा सीधापन जो है वो क्या है, आदमी के लिए इस समय में अच्छा नहीं है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं रहना पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती आंखों में आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गई हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, अब तो सब आशीर्वाद देंगे। तो देखिए, संघर्ष अपने आज़ादी के लिए मेन बात है यहाँ पर, अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अन्य प्राणियों को छुड़ाया, गधों को छुड़ाया, भैंसों को छुड़ाया, बकरियों को छुड़ाया, और जो घोड़ियाँ थी वो उनको छुड़ाया। तो इस तरह से देश की आज़ादी जैसे के लिए संघर्ष हमारे देश के वीरों ने किया था, वैसे ही ये भी जो दोनों पशु हैं वीर बनकर संघर्ष कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए और अन्य पशुओं की आज़ादी के लिए। ठीक, और उसने जब भाग जाने को कहा तो अपनी एकता भी दिखा रहे हैं दोनों, कह रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, जबकि वो बधा था। ठीक है, और
मोती खुला था, हीरा बंधा हुआ था। हीरा ने कहा मोती से, तू भाग जा। उसने कहा नहीं, तू साथ जाएंगे तो नहीं, तू यहीं पर मार पड़ेगी। उसने कहा तुझे बहुत मार देंगे, सब तेरा ही नाम लगेगा, तूने दीवार गिराई। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर साथ जाएंगे नहीं तो पिटेंगे तो साथ पिटेंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़ी से बाहर निकाला और तब बंधु के पास आकर सो रहा। उसने फिर जो गधे नहीं जा रहे थे उन गधों को भी सींग मार के निकलो यहाँ से करके बाहर करके उनको भी निकाला, और उसके बाद फिर वहाँ उसके बगल में बैठ गया, अपने मित्र के बगल में। थोड़े होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली मची। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं दिया। तृण मीन्स तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखाया था, यही उनका आधार था। इससे दोनों इतने दुर्बल होगी, उठा न जाता। ठठरियाँ निकल आई। देखो, केवल पानी पिला रही थी उनको, और उसके अलावा उनकी जीने का आधार था मीस, वो जीने का कारण वही पानी था। ठठरियाँ निकल आई मीस वह बहुत अधिक कमज़ोर हो गए थे जानवर। छोटे क्वेश्चन बनते, मैं बीच बीच में आपको समझाते रह रही हूँ। ठठरियाँ निकल आने का क्या मतलब है, दोनों मित्र कहाँ बंद थे, कुछ भी बन सकता है बेटे, इसलिए मैं आपको बीच में समझाते रह रही हूँ। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए, देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते मन फीका करके चले जाते। ऐसे ही मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा। अब देखिए, डुग्गी बजने लगी मीस यानी कि लोगों में प्रचार होने लगा कि बैल बिक रहे हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आओ। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उनको खूब खिलाया पिलाया, मोटा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन इतनी जल्दी खिलाने पिलाने से क्या होता, तो उसके बाद लोग आते तो देखते, क्योंकि कमज़ोर हो गए थे वो। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो किसी काम के नहीं है, तो इतने कमज़ोर हैं, कमज़ोर बैल क्या खेत को जोतेंगे, क्या हमारा काम करेंगे। तो सब लोग मन फीका करके चले जाते, मीन्स अरे बेकार हैं करके। ऐसे मृतक बैलों से का कौन खरीदार होगा। मृतक मीन्स वो इतने कमज़ोर हैं तो इनको कौन खरीदेगा, ये सोचकर सब वहाँ से जाते रहते। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र दिल के दिल कांप रहे। कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। देखिए, इसमें दड़ियल आदमी मीन्स दाढ़ी वाला आदमी, ठीक, अत्यंत कठोर मुद्रा में आया। वो कौन था, जो कि कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें कर रहा था, क्योंकि उसमें कुछ मांस निकलेगा नहीं, जो उनको काटने वाला था, उनको उनकी मौत की घाट उतारने का मीट बनाने के लिए जो सोच रहा था, ऐसा आदमी आया और उनकी मतलब उनके पीछे की साइड से देखने लगा कि कुछ मांस निकलेगा नहीं, हाथ उंगली गोद कर देखने लगा। तो उसके बाद यह जब उन्होंने देखा दोनों बैलों ने, तो अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल काँप उठे। अंतर्ज्ञान माने मन ही मन वो समझ गए और उनको वो काँपने लगे, अब हमारी मौत नज़दीक है, ये हमें मारने के लिए ले जा रहा है। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उनको संदेह न हुआ। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। वो समझ गए कि ये जो है एक जिसे कहते हैं कसाई, जो मारने वाला होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत नेत्रों से मीन्स डरे हुए नेत्रों से देखा, क्योंकि मौत किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और सिर झुका लिया क्योंकि बेबस थे बेचारे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। नाहक मीन्स खाली भागे, इससे तो कम से कम बचे तो रहते, ठीक। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। उसके पास में सब कह रहे हैं कि हम मरेंगे ही, हम भगवान के पास चले जाएंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या आप न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, छुरी चलाएगा मीन्स काटेगा हमें, तो चिंता क्या है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आई जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी त्याग की भावना देखी जानवरों की, कह रहे हैं हमारा मांस भी काम आएगा, हमारी खाल भी काम आएगा, हमारी सींग और हड्डी सब काम आएगी। तुम्हें पता है ना, सींग और हड्डी सींग से बटन बनते हैं, और मांस और खाल किसी और काम आ जाएगी, ढोल बनाने के, ढोलक बनाने के, ठीक है, और मांस खाने के काम आ जाएगा। यानी कि हमारा पूरा शरीर किसी न किसी काम तो आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी काँप रही थी। बोटी काँपना मीन्स बहुत भयभीत होना, ठीक है। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया, ठीक है।
जब सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। पागुर मीन्स जुगाली करना। कितने सुखी है जीवन है इनका, कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं कैसे। दुख बधिक मीन्स कसाई के हाथ, जो मारने वाला होता है। तो देखो उन्होंने अपने साथियों को देखा जो कि खुश हो रहे थे, चल रहे थे हरी हरी घास। तो उन्होंने कहा ये कितने भाग्यशाली हैं, इनको भी कोई एकता नहीं है, नहीं तो उनकी एकता होती तो ये हमें इसको मारकर हमें वहाँ से छुड़ा ले जाते, कहने का मतलब है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। यह वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर तो हम लोग पुर चलाने आया करते थे। पुर मीन्स जहाँ पर बैलों द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है, उसे कहते हैं पुर चलाना। बैलों को चलाया जाता है और उसमें से पानी निकाला जाता है कुएं में से, ठीक। तो उस वह कुआं उनको पहचान का जब उनको कुआं मिल गया, जो कुएं में वो पुर चलाने आते थे, किसके घर से, जो मेन उनका झूरी जो था, उनका मालिक जो था, उनके जहाँ जब थे तो उसी वहाँ पर कुएं के पास आते थे। वो कुआं उन्होंने पहचान लिया। मोती ने कहा हमारा घर नगीज आ गया। नगीज मीन्स नज़दीक, पास ही में। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी ने द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखकर ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंख में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने कहा बैलों की रस्सियाँ। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। अब उनकी बातें हो रही हैं दड़ियल की और झूरी की। वो कह रहे हैं कि मैंने नीलाम में खरीदे हैं, और झूरी कहता है कि मेरे बैल हैं। मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, ये बैल मेरे हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मीन्स क्या हक है? अब उनकी बातें हो रही तो झूरी ने कहा चले जाओ यहाँ से, तुम चोरी करके ले जा रहे हो। क्यों ले जा रहे हो वहाँ से? क्योंकि ये मेरे बैल हैं, जब मैं बेचूंगा तभी तो बिकेंगे, ठीक है। और तुम्हें मेरे बैलों को किसने नीलाम कर दिया, और तुम कौन होते हो? इसका क्या अधिकार है मेरे बैलों को? अख्तियार मीन्स अधिकार से मतलब। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बोला, बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर रुका, पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय के सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब देखिए, ये वाला भी इम्पोर्टेंट पैरा है आपका कि जब दड़ियल के पास पहुँचे, जब दड़ियल वहाँ पहुँचा तो ले जाने के लिए गया, तो उस समय क्या हुआ, तो मोती ने उन्हें अपने घर में आ गया करके उनको ताकत आ गई, उतने कमज़ोरों को, और उसके बाद उन्होंने दड़ियल को सींग मारकर भगा दिया वहाँ से। और उसके अलावा जब वह भागा तो पीछे से भागा, वह पीछे से बैल भी भागा उसे भगाने के लिए, और दड़ियल ने कहा, मुंह से अपशब्द को भी निकाला कि मेरे हैं। तो और लेकिन हीरा और मोती इतने खुश हो गए कि वो पुरानी जगह वापस आ गए। उनका जीवन बच गया। कहाँ उन्हें काटने के लिए ले जा रहा था, कहाँ उनका जीवन बच गया। दोनों जो थे वो विजयी शूर की भांति मीन्स एक ऐसा वीर जो अपने कर्तव्य पथ पर विजय हो गया, ठीक, और अपने जीवन को उसने पुनः पा लिया, ऐसे वीर, इसीलिए उन्हें विजयी शूर कहा गया। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते। तमाशा मीन्स उनको दड़ियल को मारने का जो देखते तो उनको भी हंसी आती और उन बैलों की वफादारी पर उनको नाज होता, गांव के लोगों को भी। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर उसे मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बीमारी न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे आता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और
बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय उनकी मालकिन के आकर दोनों के माथे चूम ले। उत्साह में इसका मतलब है उत्साह, यानी कि उन बैलों की वफादारी से सारे गांव के लड़के इकट्ठा हो गए और सारे गांव में उत्साह का माहौल हो गया कि जानवर भी, एक किसान जीवन का जानवर जो है, यानी वह अपने मालिक के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जगह के प्रति कितना वफादार होता है और कितना ईमानदार होता है। ये कहानी पूरी इसी पर आधारित है। और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से मैंने शुरू में ही बताया आपको, ये देश की आज़ादी की भी कहानी है। अगर मनुष्य एकता से अपने देश के लिए संघर्ष करे तो उसे विजय अवश्य मिलती है। जैसे दोनों बैलों ने एकता के साथ अपने घर, हर जगह युद्ध किया और अपने घर को प्राप्त कर लिया। तो बहुत संघर्ष किए जीवन में उन्होंने अपने देश को पाने के लिए, अपना आज़ाद होने के लिए। ऐसे ही भारतीयों को भी करना चाहिए। अब देखिए बेटी, इसमें क्वेश्चन आंसर तो हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपके लेंथी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। हो सकता है ये प्रश्न शॉर्ट नोट्स में आ जाए आपका। क्यों ली जाती होगी? क्योंकि उनकी उपस्थिति को देखने के लिए, वो सभी हैं या नहीं ये जानने के लिए कोई कम तो नहीं हो गया, इसलिए ली जाती थी। छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? क्योंकि वह स्वयं भी क्या थी, छोटी बच्ची दुखी थी, क्योंकि उसकी भी माँ सौतेली थी। तो वह बैल भी अपने घर से बाहर आए थे, इसलिए उसके प्रति प्रेम मड़ आया बच्ची को। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक मूल्य मीन्स क्या होते हैं? जो कि उत्तम विचार है। वो कौन कौन से हैं? उत्तम विचार ये है कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। उत्तम विचार ये है कि हमें देश की आज़ादी के लिए अपनी संघर्ष रखना चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए और हमें एकता के साथ संघर्ष करना चाहिए। हमें आपस में फूट नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये जो है ये नीति विषयक मूल्य है, ठीक। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? दोस्ती का तो उनका जगह जगह उदाहरण है। एक जगह लड़ते लड़ते वो शांत हो गए, एक जगह वो खुला रहा, जहाँ पर जो काजी हाउस में जब बंद था, एक मोती आज़ाद था, लेकिन हीरा का गले का वो जो गराव था वो नहीं टूट पाया था, लेकिन वो नहीं भागा। मोती ने कहा नहीं है, तब तुम आज़ाद होगे तभी भागूंगा, नहीं तो नहीं भागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये उनकी एकता का, उनकी गहरी दोस्ती का है। फिर है औरत जात पर सींग चलाना भूल जाते हो, ये मैंने आपको बता दिया। हीरा के इस कथन से के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद जो थे वो नारियों का सम्मान करने वाले थे, इसीलिए उन्होंने अपने इस लेख में ये लिखा कि हमेशा नारियों का समाज में सम्मान होना चाहिए, ये मतलब है। इस तरह से और भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी कैसे व्यक्त किया गया है? क्योंकि किसान जीवन में क्या है, पशु जो है वो अपने मालिक से क्या चाहता है? प्यार चाहता है, ठीक है, अब आत्मसम्मान चाहता है। और इस बात को इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब आशीर्वाद देंगे। मोती की इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। यानी मोती क्या था तो गर्म दल का नेता, बहुत गुस्सा जल्दी आने वाला था उसको, लेकिन वह भी दूसरों के लिए, आज़ादी के लिए संघर्षरत रहने वाला था, ठीक। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों में ऐसी गुप्त शक्ति थी। मीन्स लेखक कहते हैं कि आज प्राणी मात्र में इतनी एकता नहीं होती जितना कि उन दोनों बैलों में थी, ठीक। दूसरा है, इससे क्या उनकी भूख शांत होती? इससे तो हृदय को मानो भोजन मिल गया। यानी कि जो छोटी बच्ची ने उन्हें रोटी दी थी, उससे उनको प्यार मिल गया, स्नेह मिल गया, जो कि उनको हमेशा झूरी से मिलता था, वही स्नेह उस बच्ची से मिला। तो क्या हुआ, उनको, उनकी आत्मा तृप्त होगी कि यहाँ भी कोई हमसे स्नेह करने वाला है। तो बेटे ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। और भी इसमें मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको बता दिए हैं। अब आपका इस वर्ष जो पेपर होगा वो फर्स्ट टर्म का पेपर जो होगा उसमें भी ये चैप्टर आने वाला है। और उसमें जो आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं, वो आपको मैंने समझा दिए, ठीक है। आशा है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बच्चा।